वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गाइज आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे गाइज। तो फाइनली हम लोग इनकम टैक्स में एक नया अध्याय आज शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर जो कि इनकम टैक्स में बहुत आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी और चैप्टर की कंपेयर में आसान चैप्टर है और बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है। तो उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और ओवरऑल आज हम लोग समझेंगे इसके बेसिक बातें। ओवरऑल इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपको कंटेंट इसमें कवर करना है, अलॉन्ग विथ सेक्शन वाइज इसके रूल्स क्या है, कैसे हम लोग इसको चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे, एनुअल वैल्यू समझेंगे, डिडक्शन, तमाम बातें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइज देखिए, जैसा कि नाम से कह रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स, आपको इस चैप्टर के टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में ओवरऑल हम लोग मकान संपत्ति मीन्स यहाँ पर कहीं न कहीं कोई बिल्डिंग की बात होगी, कहीं न कहीं किसी प्रकार के घर की बात होगी, उसके इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम होगा कि हमने आपको बताया था कि इनकम के 5 हेड होते हैं गाइज। इनकम के 5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो गाइज अगर हम लोग बात करें तो ये हेड का जो आपका सेकेंड पार्ट है, जो भी हमारे आय के 5 हेड है उसमें ये दूसरा हेड है, जिसका नाम क्या रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। आइए हम लोग समझते हैं ओवरऑल कि इस चैप्टर में आपको विथ सेक्शन क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है टॉपिक, कह रहा है कि ये देखिए, टॉपिक टू बी कवर इन दिस चैप्टर अलोंग विथ सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज आपको इस चैप्टर में क्या क्या आपको सेक्शन पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, उन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं गाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। बहुत बड़ा दिन आपका चलेगा नहीं, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। सारी बातें आपको थ्योरी के साथ साथ पूरे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास करेंगे गाइज। तो फटाफट जुड़ जाइएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला गाइज। ध्यान से पढ़िएगा। इस हेड से एक क्वेश्चन लॉन्ग में गाइज आना बिल्कुल तय है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी का आप आंसर उठा कर देखेंगे, तो आपका थ्योरी का पार्ट हो चाहे न्यूमेरिकल का पार्ट हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर इस हेड से आपको मिलेगा। तो आपको गाइज आपको पढ़ना है ओवरऑल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर अंडर सेक्शन 22 से 27 तक पढ़ना है गाइज। आपको ये पूरा आपका जो हेड है अंडर सेक्शन आपका 22 से 27, 22 से 27 के बीच आपको पढ़ना है। तो जो आपका सेक्शन 22 करा गाइज, धारा आपका 22, वो है चार्जिंग सेक्शन। वो है क्या है, चार्जिंग सेक्शन। देखिए गाइज, आय के जितने भी हमारे हेड होते हैं उन हेड का जो पहला सेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा गाइज, जितने भी आपके 5 आपके हेड है उन 5 हेड का जो पहला हमारा सेक्शन होता है वह सेक्शन हमारा क्या बताता है, धारा 22। मीन्स आपको धारा 22 में ये समझना है, चार्जिंग सेक्शन के अंतर्गत है कि इसमें कौन कौन से इनकम को हम लोग इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से बिल्डिंग है, क्या उसमें शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, क्या उसमें लैंड भी आएगा, क्या उसमें तमाम प्रकार के और शॉप आएंगे, या ओवरऑल आपके रहने के मकान आएंगे, या फिर आपने कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस, कोई शोरूम खोला है वो आएगा, या अपना व्यापार करते हैं वो आएगा। इस सारी बात को हम लोग समझेंगे। इसमें क्या क्या रूल्स है, क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, कौन सा इनकम होना चाहिए, सेल इनकम होना चाहिए, रेंटल इनकम होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ओनर कौन होना चाहिए, और प्रॉपर्टी को बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस सारा नियम कानून आपको जो बताता है एज पर सेक्शन 22। आज आपको हम सेक्शन 22, बहुत ही छोटा सेक्शन आपका है, एक ही समझ लीजिए। ये कुल मिलाकर सेक्शन जो आपका 22 है वो कुल मिलाकर 5 मिनट का टॉपिक है। सेक्शन 22 आपका है जो कुल मिलाकर 5 मिनट का टॉपिक है। देखिए, अगर आपको सेक्शन 22 को समझाने का प्रयास करूं तो जान लीजिए, आप जिस भी हेड को पढ़ना, आप जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, इस हेड को, इनकम के हेड को पढ़ रहे हो, उस हेड का जो पहला इनकम है, जो भी नियम कानून आपका है उसके बारे में, कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं, क्या क्या इनकम को शामिल करेंगे, वह सारा सेक्शन हमारा क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 22। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा है सेक्शन 23, वो कह रहा है एनुअल वैल्यू। मीन्स जो भी आपका बिल्डिंग होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी,
उस बिल्डिंग का हम लोग एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होगा और एनुअल वैल्यू क्या होगा, ये सारी बातें आपको हम समझाएंगे धारा 23 के अंतर्गत। ये भी बहुत बड़ा आपका पार्ट नहीं, छोटा सा पार्ट है बिल्कुल है। जो गाइज अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई सेक्शन है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो वह है सेक्शन 24 धारा। जी हाँ बिल्कुल, धारा जो 22 आपका है वह कटौती के बारे में। यहाँ पर आपको हम बताएंगे, यहाँ 2 सेक्शन आपको मिलेगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन जो ए हमारा है वो क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मकान के वार्षिक मूल्य का 30% आपका ये कटता है, 30% आप ए बी। और जो बी हमारा है गाइज, ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है पूरे इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कह लीजिएगा अगर कोई है, वो हमारा क्या, धारा 24। अगर आप सेक्शन 24 को ए और बी, ए तो बहुत ही सिंपल, लेकिन बी अगर इसके रूल्स को अच्छे समझ लिए, जान लीजिए गाइज आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। समझ लीजिए ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा इसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइज, अगला सेक्शन जो आपका 25 का रहा है और रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट। अगर किसी प्रकार का कोई अनरिलाइज रेंट होता है तो उसको रिकवरी कैसे किया जाएगा, रिकवरी करने में क्या क्या प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सारी बातें आपको सेक्शन 25 में बताया जाएगा। ठीक है, अनरिलाइज रेंट अगर हो गया है, अप्राप्त किराया हो गया है, तो उसको रिकवरी कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइज। सेक्शन 26 क्या करा गाइज, सेक्शन 26 कह रहा है कि को ओनर। कभी कभी गाइज ऐसा होता है कि एक ही प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर होते हैं, एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक ओनर होते हैं, तो ऐसी दशा में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, को ओनर। क्या बोलते हैं गाइज, को ओनर मतलब सहस्वामी। एक प्रॉपर्टी के एक से अधिक अगर हमारे ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, को ओनर। अब चूंकि को ओनर के केस में एक प्रॉपर्टी के अगर मान लीजिए 3 ओनर होते हैं, तो तीनों का अपना सेपरेट अलग अलग इनकम कैलकुलेट किया जाएगा और वो अपने अपने हिस्से पर वो क्या करेंगे, टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये हमारा कहलाता है को ओनर, सेक्शन 26 कहता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इधर, तो कह रहा है कि लास्ट आपका जो है सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, कि मान लिया जाएगा कि इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत कुछ ऐसी केस, ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें आ जाती है, उन बातों के आधार पर आपको मान लिया जाएगा कि ये हमारा क्या है, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। जबकि रियल में एक्चुअल ओनर होता नहीं है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन के अंतर्गत उस केस में उस बंदे को डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। ये ओवरऑल मैंने आपको सेक्शन 22 से सेक्शन 27 के बीच में मैंने आपको पूरा कहानी मैंने आपको समझा दी। इसमें अगर किसी प्रकार कोई डाउट होगा इस बताइएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये समझ लीजिए कुल मिलाकर 6 सेक्शन है और इन 6 सेक्शन में पढ़ना है गाइस। आज हमारा जो टारगेट होगा वो सेक्शन 22 को लेकर चलना है, सेक्शन 22 को लेकर चलना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ओवरऑल सेक्शन आपका 22 है क्या, ये सारी बातों को समझते हैं। चलिए आइए देखिए गाइस क्या करा है, चार्जिंग सेक्शन और सेक्शन क्या करा है आपका 22। आइए गाइस इसको समझते हैं हम लोग। देखिए गाइस, आय के जितने भी हमारे हेड है, उन हेडों में ये दूसरा हेड है। पहला हेड हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी इसको बोलते हैं हम लोग। और चौथा हमारा जो है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। और लास्ट जो हमारा हेड होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओएस जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये जो हमारा है वो सेकेंड हेड है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा है वो सेकेंड हेड है, सेकेंड हेड है। इसमें मकान संपत्ति, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई भी मकान है, उस मकान या उस मकान से कोई अटैच अपर टेनेंट ऑफ लैंड, मतलब किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग हो। बिल्डिंग मतलब यहाँ पर मैं किसी प्रकार की घर की बात कर रहा हूँ, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, शोरूम हो, शॉपिंग मॉल हो, या किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग आपका हो, या वो बिल्डिंग से कोई ज़मीन क्या हो, सटा हुआ हो। मीन्स उसमें अगर हम बात करेंगे उस बिल्डिंग के आसपास कोई प्रकार का, किसी प्रकार कोई भी ग्राउंड हो गया, प्लेइंग ग्राउंड हो गया, या फिर इसमें किचन गार्डन हो गया, या उसमें ऑडिटोरियम हो गया, या आपका किसी प्रकार का कोई कार पार्किंग हो गया, या किसी प्रकार का और भी, अगर वह उससे उस बिल्डिंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट किया गया है,
तो वह हमारा पार्ट क्या कहलाता है, लैंड अपर्टेनेंट। लैंड अपर्टेनेंट मतलब गाइज होता है वह बिल्डिंग से कोई चीज़ सटा हो, जैसे पार्किंग आपका हो गया गाइज, प्लेइंग ग्राउंड आपका हो गया, किचन गार्डन हो गया, या किसी प्रकार का कोई और ग्राउंड आपका हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, या उसमें तमाम प्रकार के और भी कोई ऐसा एरिया जो आपके बिल्डिंग से सटा हुआ हो और उसको भी किराए पर देने से इनकम होगा, तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होगा। ध्यान रखें गाइज, अगर वह आपका बिल्डिंग के साथ अपर्टेनेंट नहीं है तो वह इस हेड में शामिल नहीं किया जाएगा। मीन्स इसमें बिल्डिंग का होना जरूरी है, या फिर बिल्डिंग से कोई ऐसा ज़मीन जो सटा हुआ है जो बिल्डिंग का एक प्रकार से हिस्सा माना जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंड अपर्टेनेंट। अगर आप अपना सिर्फ लैंड, जिस पर अभी किसी प्रकार कोई बिल्डिंग नहीं बना है, लैंड को अगर आपने किराए पे दिया है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत है आपका इनकम होना चाहिए, और इनकम कैसा होना चाहिए, रेंटल इनकम होना चाहिए। आपका रेंटल इनकम होना चाहिए। और इसमें ये तीन बातें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन तीनों बातों को अगर आप समझ लेंगे तो ये आपका धारा 22 आपको समझ में आ जाएगा। पहला करा इसमें कंसिस्टेंस ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनेंट, किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग हो या फिर वह बिल्डिंग से किसी प्रकार का कोई जमीन जुड़ा हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात करा है कि वह जो बिल्डिंग आपका है उस बिल्डिंग का एसएससी क्या हो, ओनर हो, उसका जो एससी है वो क्या हो, उस बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। और क्या, विच इज नॉट यूज द पर्पस ऑफ द एसएससी बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उस घर में, उस बिल्डिंग में एसएससी का किसी प्रकार का कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। देखिए, मान लीजिए अगर ये घर आपका है, एक घर मान लीजिए मैं लेता हूँ, मुझे घर ऐसे ही बनाने आता है, ठीक है, एक घर है। अगर इस घर को आपने किराए पे दिया है, मीन्स इसका रेंटल इनकम हो रहा है किसी प्रकार का, मंथली या फिर एनुअली जो भी आपका किराया मिल रहा है, तो वह जाकर वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। शॉर्टकट में इसको एसपी बोलते हैं। लेकिन अगर गाइस ये पूरा बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग को ही हमने सेल कर दिया, अगर आपने इस बिल्डिंग को क्या कर दिया गाइस, सेल कर दिया, तो सेल करने से अगर किसी प्रकार का कोई इनकम प्राप्त हुआ है तो वह इनकम फ्रॉम एचपी में टैक्सेबल नहीं होगा गाइस, वह दूसरे हेड में जाएगा, वो आपका चला जाएगा कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। मीन्स बिल्डिंग का होना जरूरी है, और वह बिल्डिंग आपका क्या हो, लेट आउट हो, मीन्स उससे आपको रेंटल इनकम मिलना चाहिए। दूसरी बात, उस बिल्डिंग से किसी प्रकार का कोई जमीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड, चाहे प्लेइंग ग्राउंड हो, चाहे किचन गार्डन हो, या किसी प्रकार का कोई भी आपका पार्किंग वर्किंग हो गाइस, ठीक है, तो उससे रेंटल इनकम होना चाहिए। और उस बिल्डिंग का जो ओनर है वो एसएससी होना चाहिए गाइस, ये भी ध्यान रखिएगा, एसएससी का ओनर होना जरूरी है। और उस बिल्डिंग में किसी प्रकार का एसएससी अपना बिजनेस या प्रोफेशन नहीं करता हो। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि थोड़ा इन बातों को थोड़ा सा और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए ये बंदा ए हो गया, इसने क्या किया, बी को अपना एक मकान 5,000 रुपये महीने के किराए पर दे दिया है, 5,000 रुपया मंथली, ध्यान रखेंगे गाइस, ये आपका 5,000 क्या है, पर मंथ है। अब ए को बी से जो भी किराया आपको मिलेगा 5,000 महीने का मिल रहा है, तो इनटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, तो 12×5 = 60, ये 60,000 रुपया किराया हो जाएगा मिस्टर ए की। लेकिन मिस्टर बी भी क्या करते हैं, इस बिल्डिंग का कुछ पार्ट मिस्टर सी को, यानी कि मिस्टर सी को लेट आउट कर देते हैं, लेट आउट करते हैं 3,000। भैया ये किराया इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 की जगह 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, सबलेट। आगे पढ़ाएंगे सबलेटिंग क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिकमी किराएदार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब ऐसे समय मिस्टर बी को मिस्टर सी से 3,000 रुपये महीने का अगर हम 12 से गुणा कर दें तो 12 तो यहाँ 36,000 रुपया जो ये मिस्टर बी को सी से प्राप्त होगा, वह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि इसमें क्या करा है, एसएससी इज द ओनर, यहाँ बी जो है इस बिल्डिंग का ओनर नहीं है, इसका सही ओनर या इसका जो रियल ओनर है मिस्टर ई।
तो मिस्टर ए को अगर किसी प्रकार को कोई इनकम प्राप्त होगा तभी जाकर वह रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। अब बी को अगर सी से किसी प्रकार का कोई किराया मिलता है तो ये इनकम आपका एसपी में टैक्सेबल ना होकर बल्कि इनकम फ्रॉम ओएस के हेड में टैक्सेबल होगा। और ये जो मिस्टर सी बंदा है, इस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, सब टेनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब टेनेंट या सिकमी किराएदार के नाम से हम लोग जानेंगे। एक बात है, पे जो सबसे लास्ट बातें कर रहा है, विच इज नॉट यूज फॉर पर्पस ऑफ द एसएससी बिल्डिंग या प्रोफेशन। भाई वह व्यक्ति उस अपने बिल्डिंग में अपना स्वयं का खुद का व्यापार का पैसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई ओनर अपने बिल्डिंग में खुद अपना व्यापार करता है तो ऐसी दिशा में वह किराया देगा नहीं। जब किराया देगा नहीं तो उसका एक्सपेंस जाएगा नहीं, और एक्सपेंस न होने के कारण वह उसका इनकम ज़्यादा बताएगा। जब इनकम ज़्यादा बताएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत वो टैक्सेबल माना जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एसएससी जो अपना व्यापार अपने बिल्डिंग में करता है, पैसा अपने बिल्डिंग में करता है, तो ऐसी दिशा में वह इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि उसका टैक्सेबल किया जाएगा इन द हेड ऑफ पीजीएटी, बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन के अंतर्गत की जाएगी। थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो वो क्या कर रहा है, एज पर सेक्शन 22 आपका धारा 22 क्या कहता है कि उस बिल्डिंग में 4 बातें का होना बहुत जरूरी है। ये 4 बातें जो आपके स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, इन 4 बातों का होना जरूरी है। पहली बात तो क्या होना चाहिए, एनुअल वैल्यू होना चाहिए। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि इनकम टैक्स में जो भी हम लोग इनकम को कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा क्या होता है, एनुअल बेस्ड होता है। अगर वो मंथली पे दिया है तो हम लोग 12 से मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं, उसको साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहली बात यहाँ पे जो भी हमारा रेंटल इनकम है गाइस, वो कैसा होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए। और एनुअल वैल्यू होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए या फिर किसी प्रकार का कोई लैंड अपर्टेनेंट, बिल्डिंग से किसी प्रकार का कोई जमीन आपका जुड़ा होना चाहिए गाइस। ये भी ध्यान रखिए, बिल्डिंग से किसी प्रकार का कोई जमीन जुड़ा होना चाहिए। और तीसरी बात क्या रहा है, एसएससी इज द ओनर, जो हमारा एसएससी है उस बिल्डिंग का क्या हो, ओनर हो, और नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हो। ये बातें आप पहले भी समझ चुके हैं, तो आपको मोटा मोटा समझ में आया कि सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम समझ गए कि आपका कोई ना कोई बिल्डिंग होना चाहिए, और बिल्डिंग से कैसा इनकम होना चाहिए, रेंटल इनकम होना चाहिए, और इनकम कैसा होना चाहिए, एनुअल बेस पर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है वह बिल्डिंग या बिल्डिंग के साथ किसी प्रकार का कोई भूमि जुड़ी हुई हो तो भी वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्सेबल होगा। एसएससी जो आपका है वो ओनर होना चाहिए, और एसएससी उसमें अपना किसी प्रकार का बिजनेस और प्रोफेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आपको कौन बता रहा है, ये धारा 22, ये सेक्शन 22 आपको ये सारी बातें आपको बता रहा है गाइस। तो कैसा लगा गाइस आज का ये वीडियो, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में आपको धारा 23 समझाएंगे कि एनुअल वैल्यू क्या होता है, ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होता है। ओवरऑल कुछ हम लोग न्यूमेरिकल के पोर्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। एक क्लास आपका थ्योरी का और रहेगा, देन इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा गाइज आज का क्लास, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये बेसिक पहला चैप्टर आपका है, बेसिक आपका पहला पार्ट है इसका, और आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। गाइज हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारी डिटेल, आपको सारी जानकारी बताते रहेंगे। चैनल पहली बार है तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जैसे वीडियो अपलोड हो इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको जारी होती रहे, मिलती रहेगा। इस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेक्शन 23 पर आधारित कुछ बातें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।